हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन शॉर्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 3 का वन शॉट बहुत ही अच्छे से अपलोड किया है। तो अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले यूनिट नंबर 3 देख लीजिए, देन यूनिट नंबर 4 देखिए। हम यूनिट नंबर 3 सबसे पहले अपलोड क्यों किए थे, क्योंकि आपका जो यूनिट नंबर 3 था उसका नाम था 3 फेज इंडक्शन मशीन फर्स्ट। तो इंडक्शन मशीन फर्स्ट में जितने भी कंसेप्ट थे उसको हमने पूरा प्रॉपर वे में आपके जो AK2 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने नहीं समझाया है। तो अब इलेक्ट्रिकल जब मतलब आप मशीन पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो कि क्यों आई हैव हियर्स फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट की जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो वन ऑफ द टफ लगता है उन लोगों को सब्जेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू मी ओन माई एक्सपीरियंस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे लिए लगता है इलेक्ट्रिकल मशीन। बिकॉज देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप मोटर पढ़ते हो, मतलब मशीन फर्स्ट में DC मोटर पढ़े थे या अभी अल्टरनेटिंग मशीन AC मशीन या इंडक्शन मशीन पढ़ रहे हो, हर एक जो भी मशीन है उसको आप मतलब अपनी आंखों से देख रहे हो, उसको टच कर रहे हो, मतलब इसमें इंटरेस्ट जगता है मतलब पढ़ने में। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, बट आई डोंट नो वाई बहुत से स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। तो नो वे, हम इसी आपके टफनेस को अकॉर्डिंग टू माई इजीनेस आई विल मेक मोर एट्रैक्टिव एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो जो आपका यूनिट नंबर 4 है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन का, मतलब हम यूनिट नंबर 4 में 3 फेज इंडक्शन मशीन सेकेंड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, हम आपको मशीन के जो आपके मेथड ऑफ स्टार्टिंग होते हैं, जो भी आपने कल पढ़ा था, हमने कल स्क्वायरल केज कितने टाइप के मोटर होते हैं, रोटर होते हैं, स्क्वायरल केज स्लिप रिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो आज हम जो हमने मशीन फर्स्ट में इंडक्शन मशीन का फर्स्ट हमने जो वन शॉट में पढ़ा था, अब उसके आगे जो है मेथड ऑफ स्टार्टिंग है कि जो स्लीप रिंग है या स्क्वायरल केज है उसके स्टार्टिंग मेथड क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पढ़ेंगे, DOL स्टार्टर बोलते हैं, उसके बाद स्टार डेल्टा पढ़ेंगे, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से 29 पेजेस में आपका PPT बनाया है। और PPT हमने ऐसा प्रिपेयर किया है कि जिसमें आप देख सकते हैं हमारा नोट्स है, नोट्स के बाद हमने गूगल का यूज़ किया है, कहीं गूगल का कहीं क्वांटम का, मतलब हम ऐसा आपको PPT देते हैं। आप PPT हमारा पढ़े होंगे, मतलब अभी तक हमने आपको दो जो आपका सब्जेक्ट है पावर सिस्टम फर्स्ट और कंट्रोल सिस्टम, इसके सभी हमने वन शॉट अपलोड किया। आप लोग के बहुत अच्छे से फीडबैक आए। और ये PPT जो पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम का था उसको हमने टेलीग्राम पे शेयर किया। लेकिन अगर हम बताएं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का PPT, ये आपको हम टेलीग्राम पे नहीं देने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कल भी बोला था और आज भी बोलेंगे कि अगर आपको PPT चाहिए तो आपको हमारे मतलब जो ये वायरलेस एरा है उसका अल्फ़ा मेंबर बनना पड़ेगा। अब अल्फ़ा मेंबर बनने का कुछ फ़ायदा हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो अल्फ़ा मेंबर आप बनेंगे तो देख सकते हैं ये PPT केवल मतलब क्वांटम अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें उतना अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है और जो हमारा मतलब जहाँ से भी हमको अच्छे से अच्छे मतलब कंटेंट मिला है वो हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको PPT चाहिए तो सबसे पहले आप अल्फ़ा मेंबर ज्वाइन कीजिए। अल्फ़ा मेंबर ज्वाइन करने के बाद अभी अल्फ़ा मेंबर एक बार आप ज्वाइन करते हैं तो जितने भी हमारे मतलब चैनल पे 6 सेमेस्टर आगे जो भी अपलोड होंगे, मतलब 6 सेमेस्टर में भी हम वन शॉट अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो 6 सेमेस्टर में इससे लाख गुना अच्छा हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यू कैन थिंक, अगर आपको PPT चाहिए देन यू नीड टू ज्वाइन अल्फ़ा मेंबर। अदरवाइज आप प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि शेयर दिस PPT ऑन टेलीग्राम, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस वीडियो कि मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर हम टाइम दे रहे हैं तो आई नीड मनी बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी कंटेंट ऑफ वीडियो। सो आपका सपोर्ट, मेरा सपोर्ट, अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको भी हम पेड कर दें। तो जितना मतलब ये कह सकते हैं सबका स्वाभाविक है कि सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कंपनी भी आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आफ्टर दैट दे नीड टू पे। सो ऑब्वियसली शेयर दिस वीडियो as soon as possible to most of the student because they can enjoy also इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। बिकॉज आपको टफ लगता है लेकिन मैं इसको ईजी बनाने वाला हूँ। तो चलिए यूनिट नंबर 4 हम इसको ईजी बनाते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले हम मेथड ऑफ स्टार्टिंग पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ जो इंडक्शन मोटर है, हम स्टार्टिंग क्यों मतलब हमें यूज करना पड़ता है। सबसे पहले इसके कुछ हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि वाई वी नीड स्टार्टर फॉर इंडक्शन मोटर। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो हमारा मतलब देखो कैसे हमने PPT बनाया है, हमने अपने नोट्स में सब चीज़ हाईलाइट किया हुआ है। आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है। इसमें वही चीज़ मैंने लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। एज वी नो दैट स्टार्टिंग टाइम ऑफ इंडक्शन मोटर इट्स ड्रा 4 to 5% ऑफ इनिशियल करेंट, मतलब जितना करेंट इसे
रनिंग कंडीशन में चाहिए, उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा ये करंट मतलब इसे स्टार्टिंग में चाहिए। अगर सोचो इतना करंट हम स्टार्टिंग में अगर देंगे, हो सकता है उसकी वाइंडिंग जल जाए, जो वाइंडिंग रोटर का है वो जल जाए, तो हमारा मोटर तो ख़राब हो जाएगा। तो यही कारण है कि आपने डीसी में भी पढ़ा होगा, एसी में भी आप पढ़ रहे हैं। द मेन रीज़न इज़ टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अवॉइड डैमेज ऑफ मोटर एज वेल एज इक्विपमेंट इज, मतलब यही कारण है कि अवॉइड करने के लिए डैमेज हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करें, इस स्टार्टर इज अ डिवाइस दैट रिड्यूस, वही इनिशियल करंट एंड सप्लाई वोल्टेज को भी रिड्यूस करता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मतलब जब भी आपके एग्जाम में स्टार्टर आए तो ये 3 पॉइंट लिखिए, उसके बाद लिखिए कि टू मतलब गिवन बिलो कि स्टार्टर के मेन पॉइंट क्या है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट एंड ओवरलोड, मिनिमाइज द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन एंड लो वोल्टेज एंड नो लोड प्रोटेक्शन। ये हमारा स्टार्टर का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमें सबसे पहले जो देखना है कि हम कल पढ़े थे स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज का हमने आपको बताया था कि स्क्वायरल केज का नाम क्यों स्क्वायरल केज है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पिजड़े की तरह होता है और इसमें इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसको मतलब स्टार्टर के रूप में हम 3 स्टार्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले DOL स्टार्टर, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा स्टार्टर जो होता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, और तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर। 3 स्टार्टर जो होता है हम स्क्वायरल केज के लिए मतलब यूज करते हैं। सबसे पहले हम DOL स्टार्टर की बात करें तो वो रेटिंग आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 आवर्स हार्स पावर का मोटर होता है, उससे कम के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा मतलब 5 से 20 हार्स पावर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और जब हमारा 20 हार्स पावर से अधिक का मतलब हमें मोटर रन करना है, तो वहाँ हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो अभी तक बताओ, अभी तक हमने स्टार्टर आपको समझाया, क्या आपको स्टार्टर समझ में नहीं आया? क्या आप स्टार्टर अपने लैब में जाते हो तो देखते नहीं हो? अब यहाँ पे केवल रेटिंग याद करना है और आपको ये याद करना है कि कौन कौन सा स्टार्टर है। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? आगे इसके हम वर्किंग भी समझाएंगे और 100% हम गारंटी देते हैं कि आप अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नाउ अभी तक हमने स्क्वायरल केज के बारे में बात किया था। अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज करते हैं। क्योंकि देखो, कल हमने बताया था कि जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। तो यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है रोटर में हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसमें जो स्टार्टर यूज होता है वो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज होता है। तो आगे हम एक एक स्टार्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वन शॉट वीडियो मतलब इसमें तो हम थोड़ा एज अ रिवीजन आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिर से हमने कल भी बताया था कि अगर आपको बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो ऑलरेडी हमने 44 वीडियोस अपलोड किए हैं। आप जाके मशीन सेकंड का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो गो एंड सी इफ़ यू वांट टू डिटेल कंटेंट। ओके, तो सबसे पहले हम आपको DOL स्टार्टर की बात करें तो जो DOL स्टार्टर होता है इट इज सिंपल एंड चीप स्टार्टर फॉर 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मतलब सबसे सस्ता जो हमारा स्टार्टर होता है वो DOL स्टार्टर होता है। उसके बाद ये प्रोवाइड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ओवरलोड और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन से ये हमें मतलब स्टार्टर जो हम यूज करते हैं ये प्रोटेक्शन देता है। अब इसके वर्किंग कैसा होता है, वर्किंग समझाने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि ये जो डायग्राम है ये DOL स्टार्टर का है। ठीक है, DOL स्टार्टर। तो आप जब एग्जाम में आपका DOL स्टार्टर आता है तो इसको बिल्कुल अच्छे से बनाइए और जो जो लिखा हुआ है कंटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्शन, कीप कंटेक्ट कीप टू कॉइल एनर्जाइड, एनो मतलब नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो आप अगर डायग्राम बना देते हो ना और अंदर कुछ भी लिखते हो, कुछ भी नहीं मतलब इससे रिलेटेड, तो आपको टीचर मतलब अच्छा मार्क्स देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DOL स्टार्टर इसे क्यों कहते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा मोटर हो गया, ठीक है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ये फ्यूज़ लगाया है। ठीक है, फ्यूज़ के बाद ये कंडक्टर जो कनेक्ट करता है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा नॉर्मली ओपन मतलब स्विच होता है। जब ये नॉर्मली ओपन होता है नॉर्मली क्लोज होता है। क्या होता है, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज। जब ये नॉर्मली क्लोज हो गया तो यहाँ से हमारा ये 3 फेज सप्लाई इससे आया और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा, ये हमारा इनर्जाइज हो जाएगा कॉइल। इनर्जाइज हो जाएगा तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये सप्लाई इधर आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा DOL स्टार्टर काम करता है। जैसे मान के चलो क्या हुआ, यहाँ पे ओवरलोड हुआ, जैसे ओवरलोड हुआ तो ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी इनर्जाइज होने लगी। तो मतलब जब इसे ये मतलब ये इनर्जाइज होगा, ये नॉर्मली जो क्लोज है नॉर्मली ओपन हो जाए। जैसे नॉर्मली ओपन हुआ तो इसका कंटेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो ये जो इनर्जाइज था हमारा कॉयल ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। जब डी एनर्जाइज होगा, जब ओपन हो जाएगा तो हमारा जो मोटर है अगर ओवरलोड पे चल रहा है तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो यही यूज है हमारा DOL स्टार्टर का।
तो यहाँ पे हम उतना डिटेल्ड आपको नहीं बता पाएंगे, केवल हमारा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। हमने डायग्राम को समझा दिया, लेकिन एक एक चीज़ कैसे वर्किंग करता है हम आप अगर डालेंगे DOL स्टार्टर वर्किंग वायरलेस एरा, देन डायरेक्ट यू कैन गेट फ्रॉम मतलब यूट्यूब ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन गो एंड यू कैन सी इन प्ले लिस्ट। हम एक केवल वीडियो मतलब डेडिकेटेड वीडियो हम DOL स्टार्टर का बनाया है, ऑटो ट्रांसफार्मर का बनाया है, फिर से आपका जो स्टार डेल्टा है आगे हम पढ़ेंगे, इसका एक एक वीडियो हम बनाया है और सब पे हमने कम से कम 8 मिनट डिस्कस किया, 8 से 10 मिनट। तो आप सोच सकते हैं उसमें और डिटेल्ड हम बात किए हैं, लेकिन यहाँ पे ये वन शॉट है और वन शॉट का आप जानते हैं हम लेंथ 1 घंटा ही रखना चाहते हैं, 1 घंटा से अधिक नहीं रखना चाहते हैं, ताकि ना तो आपको बोरिंग फील हो ना हमको बोरिंग फील हो। लेकिन इसमें कंटेंट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको वो कंटेंट मिले कि जो आप एग्ज़ाम में लिखो। तो स्टार डेल्टा की हम बात करें, स्टार डेल्टा ट्रांसफार जो हमारा मतलब स्टार्टर होता है उसका यूज हम 5 हार्स पावर से अधिक करते हैं और 20 हार्स पावर से मतलब कम तक करते हैं। 5 हार्स पावर से जो हमारा स्टार डेल्टा होता है 5 हार्स पावर से ज़्यादा और 20 हार्स पावर से कम पे हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका नाम है स्टार। सबसे पहले हमारा कनेक्शन स्टार में होता है, मतलब स्टार्टिंग में स्टार में और बाद में डेल्टा में होता है। ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न है। 2 पोजीशन स्विच मैनुअली और ऑटोमेटिक। देखो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है पहले मैनुअली आता था, अब ऑटोमेटिक भी आता है। इट्स प्रोवाइड मतलब टाइम रिले का हम यूज करके इसे हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो इतना अच्छे से मैंने पढ़ा था जब मैं डिप्लोमा, ये मेरा डिप्लोमा का नोट्स है ना कि मेरा बीटेक का नोट्स है। आप सोच सकते हो डिप्लोमा में मैंने मशीन सेकंड कितना अच्छे से पढ़ा है, तो कितना अच्छा मेरे पास नॉलेज होगा, क्योंकि हमने फिर से मशीन पढ़ा। और ये मेरे आई थिंक ये मेरे साथ ये तीसरी बार मैं मशीन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पहली बार डिप्लोमा फिर बीटेक में फिर एक बार पढ़ा, फिर आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ। तो हो सकता है तीसरी से चौथी बार हो चुका है। चलिए, इतना अच्छे से मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, आप ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा अपना 100% देता हूँ कि आपको समझ में आए। तो इनिशियली जो मोटर होता है स्टार में कनेक्टेड होता है टू रिड्यूस स्टार में जानते होंगे कि स्टार में जो करंट होता है वो जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें करंट सेम होता है, और हमारा जो डेल्टा होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है सेम होता है। तो वही लिखा है कि मतलब स्टार कनेक्शन में हमारा करंट जो है कम होता है, और डेल्टा कनेक्शन रनिंग कंडीशन क्या होता है, रनिंग कंडीशन में हम उसे प्रोवाइड करते हैं डेल्टा में, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट करंट चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा, करंट एंड देन डेल्टा कनेक्शन। मोटर विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर में नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट टॉर्क टू स्टार्ट अगेंस्ट फुल लोड। स्टार करंट नॉर्मली मतलब ये क्या है ना कि स्टार डेल्टा का यूज करने से हम स्टार में उतना हम टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम करंट को रिड्यूस करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और वही जो हमने बताया था कि जो स्टार डेल्टा है उसका यूज 5 से 20 हार्स पावर तक करते हैं। नाउ डायग्राम देखो, डायग्राम को हम समझा रहे हैं, डायग्राम समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि उतना तो हम टाइम नहीं दे सकते एज अ लेक्चर, लेकिन हम आपको ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले ये हमारा मोटर हो गया 3 फेज, ठीक है, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये हमारा C1 मतलब टर्मिनल हो गया। ये टर्मिनल हमारा सबसे पहले स्टार, देखो सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रनिंग मतलब ये हैंडल होता है। सबसे पहले हम नीचे करते हैं हैंडल को, फिर ऊपर करते हैं। स्टार्टिंग में नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने इलेक्ट्रिकल मशीन का एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो सबसे पहले हैंडल को हम नीचे करते हैं फिर ऊपर करते हैं। पहले स्टार में होता है, उसके बाद कनेक्शन जो होता है डेल्टा में होता है। देखो स्टार में कनेक्शन कैसे होता है, स्टार में जो 3 फेज होता है तीनों शॉर्ट सर्किट होता है और ये तीनों जो होता है ओपन होता है, तो स्टार कनेक्शन। डेल्टा कैसे होता है, डेल्टा के लिए देखो कैसे हम बना के दिखा रहे हैं। स्टार में आप जानते होंगे एक ये आर हो गया, हाँ चलो ये हमारा, यहाँ पे हम उतना नहीं समझा सकते, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप वीडियो देख लीजिए अगर समझ में ना आया तो। A1 B1 C1 देखो यहाँ पे ये तीनों जो है एक पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट है। देखो ये भी ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये हमारा स्टार हुआ। लेकिन अगर डेल्टा की हम बात करें, एक मिनट, डेल्टा की हम बात करें कहाँ पे हमें सफ़ेद, हाँ देखो जस्ट वेट, हाँ छोटा छोटा कर लेते हैं तब डेल्टा का हम बता। देखो डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये हमारा, हाँ एक मिनट, ये हमारा आर फेज़ हुआ, ठीक है, ये हमारा वाई फेज़ हुआ और ये हमारा बी फेज़ हुआ। देखो R1 R2 लिखा है ना, चलो हम A1 A2 ले लेते हैं, A2 मतलब A2 B2 C2 ले लो। तो देखो ये जो है ये इसमें ओपन नहीं है, इसमें क्या है A2 जो है A1 से कनेक्ट है और A1 मतलब B2 से कनेक्ट है। तो मतलब जब भी हम स्टार और डेल्टा का बनाते हैं, डेल्टा जब भी बनाते हैं तो ये आर फेज़ हो गया, ये वाई फेज़ हो गया, ये बी फेज़ हो गया, इसका कनेक्शन इससे होता है, इसका कनेक्शन इससे, और ये लास्ट वाला कनेक्शन इससे होता है। देखो ना ये डेल्टा जैसे बन रहा है ना, कैसे मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे। देखो
ये हमारा आर हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा बी हो गया। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। वही देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये लास्ट वाला इससे कनेक्टेड है, तो ये डेल्टा होगा। अब कैसे काम करता है वर्किंग समझ लो। देखो सबसे पहले ये हमारा रोटर हो गया, ये हमारा 3 फेज मतलब हो गया, ये इसके कनेक्शन यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले आप देखो जब हम हैंडल को नीचे करेंगे, जब हैंडल को नीचे करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये तो हमारा सप्लाई है A1 B1 C1, A1 B1 C1 हमारा सप्लाई है। देखो A2 B2 C2, देखो A2 B2 C2 ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ गो एंड सर्च R2 ट्रांसफार्मर बाई वायरलेस एरा, आपको बिल्कुल अच्छा मतलब मिल जाएगा, वहाँ से हमने बहुत अच्छा समझाया है। अब डेल्टा की बात करें, डेल्टा में देखो हम जब कनेक्शन को ऊपर करेंगे, कनेक्शन को हम ऊपर करेंगे तो इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन मतलब हैंडल को जब ऊपर करेंगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो देखो यहाँ पे A1 पॉइंट है, A1 पॉइंट हमारा B2 से कनेक्ट है। देखो हमारा A1 पॉइंट जो है A1 ये है, ये हमारा B2 से कनेक्ट हो गया ना। फिर से हमारा देखो ये B2 पॉइंट है C2 से, ये हमारा B2 पॉइंट, B2 है ना, एक मिनट, B1 पॉइंट देखो, B1 जो है C2 से, B1 हमारा C2 से कनेक्ट हो गया। और लास्टली हमारा C2 जो है वो है A2 से, C2 देखो C1 जो है यहाँ पर C1 है, सॉरी ये हमारा C1 पॉइंट, देखो ये हमारा C1 पॉइंट नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा C1 पॉइंट है। C1 पॉइंट किससे कनेक्ट हो रहा है, A2 से। देखो यहाँ पे ये हमारा A2 हो गया। ऊपर अगर इसे कनेक्ट होगा, देखो अगर ये कनेक्ट करें A2 से, ये C1 से कनेक्ट हुआ। तो यही सबसे पहले जब नीचे करते हैं तो ये हमारा स्टार में कनेक्ट होता है, ठीक है, स्टार कनेक्शन। फिर हमारा डेल्टा में होता है। तो ये हमारा स्टार डेल्टा का वर्किंग फंक्शन है, ठीक है। वर्किंग फंक्शन तो यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वन शॉट है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद केसेस देखते हैं, स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, क्यों हम स्टार में पहले कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा से हम समझाएंगे। तो व्हेन मोटर इन स्टार कनेक्शन, तो आई फेज और आई एल सेम होता है, आप जानते होंगे स्टार में। और वी फेज जो होता है वो लाइन का √1/3 होता है। तो यहाँ से आई एल आई फेज इक्वल है, लेकिन आई इक्वल टू क्या होता है, वी फेज अपन जेड फेज। अब वी फेज इक्वल टू क्या हो रहा है, वी फेज इक्वल टू √3/VL का हो रहा है। यहाँ से देखो इक्वेशन रखोगे इतना आ जाएगा। तो हमारा लाइन करंट कितना हो जाएगा, लाइन करंट VL का √3 टाइम्स जेड जो इम्पिडेंस है उसका होगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन, व्हेन इन डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में VP जो होगा, जो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज, वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ से हम फेज वोल्टेज, इसमें क्या होता है, वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है हमारे डेल्टा में। ये भैया आप जानते होंगे कि डेल्टा में हमारा वोल्टेज सेम होता है, और जो हमारा करंट होता है 1/3 होता है लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज। अब ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे, इतना तो मेरे बस का भी नहीं है कि एक चीज़ बताऊँ, ये वन शॉट है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन वोल्टेज, जब लाइन करंट निकालेंगे तो √3 टाइम्स हो जाएगा फेज वोल्टेज का। यहाँ से भी हम लाइन करंट निकालेंगे, मतलब पहले स्टार में लाइन करंट निकालेंगे, फिर हम लाइन करंट निकालेंगे डेल्टा में। जब डेल्टा में निकालेंगे तो आई पी एच बराबर इतना आया हमारा, लाइन करंट का √3, ये हम रखेंगे यहाँ पे। आई एल हमारा इतना आया था, ये हम रखेंगे, रखने के बाद ये हमारा आई एल आ गया हमारा डेल्टा में, ठीक है। डेल्टा में हमारा ये वी एल का इतना आ गया। देखो सबसे पहले हम स्टार में लोड करंट निकालते हैं, फिर हम लोड करंट डेल्टा में निकालते हैं, दोनों का रेशियो लेंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट पावर है स्टार कनेक्शन में, आप जानते होंगे कि इनपुट पावर हमारा पावर कितना होता है, 3 फेज में आप पढ़े होंगे कि पावर इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। तो यहाँ से अगर इनपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर, तो ये हमारा इतना हो जाएगा इन स्टार कनेक्शन। क्योंकि स्टार में आप जानते होंगे, स्टार में अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा VL और ये हमारा IL था, IL जो VL का √3 टाइम्स हो रहा है। तो जब यहाँ पे देखो IL जो है स्टार में, देखो भैया ये हमारा IL जो है VL का √3 टाइम्स हो रहा है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इनपुट पावर लेंगे तो VL² ZPH cos phi आ जाएगा। ये केवल हम इक्वेशन को अनदर इक्वेशन में रखे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इनपुट पावर निकाला स्टार में, अब इनपुट पावर हम निकालेंगे डेल्टा में। डेल्टा में निकालने के लिए फिर से हम यहाँ IL की वैल्यू रखेंगे, IL की वैल्यू √3 टाइम्स VL था, ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इनपुट पावर डेल्टा में आया। अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को जब डिवाइड करेंगे, करंट इन डेल्टा पोजीशन, करंट इन हमारा स्टार पोजीशन अपन डेल्टा पोजीशन। देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, करंट इन स्टार, करंट इन स्टार हमारा इतना आया, ठीक है। और करंट इन डेल्टा, देखो एक मिनट, करंट इन स्टार हमारा इतना आया, करंट इन डेल्टा इतना आया, ये दोनों का रेशियो लिया है। जब दोनों का रेशियो लेंगे तो VL से VL कट गया, ZPH से ZPH कट गया, ये √3 ये देखो 1/√3 और √3 यहाँ पे है। वही हमारा जब इक्वेशन नंबर ये यहाँ पे किया है, जब इक्वेशन नंबर
सेकेंड और थर्ड जब डिवाइड करेंगे तो ये सब कट गया, लेकिन 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 था, तो ये 1/3 टाइम्स हो गया। तो यही होता है जब स्टार में हम कनेक्शन करते हैं तो जो करेंट इन स्टार पोजीशन होता है 1/3 इन डेल्टा हो जाता है। ये याद रखने की ज़रूरत है। तो हमारा स्टार में मतलब सबसे पहले हम स्टार में क्यों कनेक्शन करते हैं, यहाँ से बिल्कुल प्रूफ होता हुआ ना। देखो स्टार में क्या होता है, स्टार में 1/3 हो जाता है हमारा डेल्टा का IL करेंट, IL। इसीलिए पहले हम स्टार में देते हैं कि हमारा 1/3 जो होगा करंट कम हो जाएगा स्टार में, और बाद में हम डेल्टा में क्यों देते हैं कि डेल्टा में देंगे तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। हमें स्टार्टिंग में करंट कम करना है ना, तो स्टार्टिंग में देखो जैसे हम डेल्टा में कर रहे हैं, जैसे हम डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं 1/3 हो जा रहा है हमारा करंट, तो इसलिए हम स्टार प्रीफर करते हैं, स्टार कनेक्शन, सॉरी स्टार कनेक्शन वी प्रीफर एज स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हम START, स्टार्टिंग में हम स्टार कनेक्शन प्रीफर करते हैं। आज सेम वे जब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा स्टार में पोजीशन जो आएगा, मतलब पावर की अगर बात करें, पावर भी उतना ही होगा। पावर इन डेल्टा इज़ 1/3 ऑफ पावर इन, मतलब पावर इन, मतलब पावर भी क्या होगा, पावर इन जो स्टार कनेक्शन होगा वो 1/3 हो जाता है पावर इन डेल्टा कनेक्शन। तो यही कारण है कि सबसे पहले हम स्टार डेल्टा में स्टार में कनेक्शन करते हैं ताकि हमारा करंट और पावर 1/3 रिड्यूस हो जाए। और मेन काम ही होता है, हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल देखो, अगर सबसे फर्स्ट पेज पे जाए तो हमारा मेन काम क्या होता है, स्टार्टर का हम यूज ही करते हैं टू लिमिट स्टार्टिंग करेंट, क्योंकि अगर लिमिट नहीं करेंगे तो हमारा मोटर जल जाएगा। तो इतने अच्छे से हमने आपको पूरे मतलब जितना हो सकता है उतने अच्छे से देखो हमने आपको सभी स्टार्टर को समझाया। अब हम चलते हैं स्टार डेल्टा के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर। मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, थोड़ा मुझे और मतलब शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट होता है वो मैनुअली मतलब ऑटोमेटिक भी हम इसे यूज कर सकते हैं। मैनुअली हम हाथ का यूज करके मतलब यूज करते हैं, और ऑटोमेटिक जो होता है वो टाइम डिले रिले का यूज करके करते हैं। और इसमें भी हम जो हमारा ये स्टार मतलब जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज हम 20 किलो मतलब 20 हार्स पावर से अधिक का यूज करते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर में टाइपिंग करते हैं, देखो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें टाइपिंग करते हैं जितना हमें नीड होता है। जैसे कभी पोजीशन को देखो, ये हमारा पोजीशन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होता है लिमिट करने का करंट, उतना हम लिमिट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 20 हार्स पावर से अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो अब आप देख लो ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर, और ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग नहीं समझाएंगे क्योंकि हमने 2 वर्किंग समझाया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कंटेंट अभी बहुत ज़्यादा समझाना है। तो वन शॉट में केवल हम आपको बता दी डायग्राम, आप देख लो, हमने 2 समझाया, तीसरा आप समझ लेना, कोई बात नहीं, बस इतना ही करना है कि मतलब डायग्राम बनाओ और इसका वर्किंग फंक्शन लिख देना कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ, सर्किट डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। उसके बाद हम बात करते हैं रोटर रेजिस्टेंस, वही होता है चौथा रोटर रेजिस्टेंस होता है। रोटर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऐड करते हैं स्लिप रिंग में, तो उसका कंटेंट हम मे भी नहीं दे पाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें डीप बार रोटर। अगर आप अपना सिलेबस उठाएंगे तो स्टार्टर के बाद डीप बार और डबल केज इंडक्शन मोटर आता है। देखो अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन जो आपका मोटर होता है, एक मिनट, जो आपका इंडक्शन मोटर होता है, आप जानते होंगे कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, START, स्टार्टिंग टार्क जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अगर स्क्वायरल केज की हम बात करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है क्योंकि ये इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क हम बनाने के लिए कल हमने आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी समझाया था। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना मैक्सिमम हमें बहुत पहले ही मिल जाएगा, मैक्सिमम हमें टॉर्क पहले ही मिल जाएगा। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज की हम बात करें, स्क्वायरल केज, तो उसमें हम रेजिस्टेंस नहीं ऐड कर सकते, तो इसीलिए उसका हमारा जो मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका टॉर्क जो होता है बहुत ही कम होता है। तो अगर हमें टॉर्क बढ़ाना है तो टॉर्क बढ़ाने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम डीप बार रोटर का यूज करते हैं। अब डीप बार रोटर कैसे मतलब ये कैसे होता है हम अभी अब समझा रहे हैं। उसका दूसरा जो होता है मेथड, वो डबल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत ही अच्छे से अपने मतलब नोट्स में लिखा है, एक बार समझा देते हैं फिर हम डीप बार पर चलते हैं। हम जानते हैं कि एज वी नो डैट जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है वो सफ़र फ्रॉम लो स्टार्टिंग टार्क। हमने बताया क्यों लो स्टार्टिंग टार्क होता है, आप समझ गए।
टू ओवरकम लो स्टार्टिंग टॉर्क डबल केज इंडक्शन मोटर कम इन एग्जिस्टेंस बिकॉज द हाई रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में इसे हाई रेजिस्टेंस देते हैं, हाई रेजिस्टेंस देंगे तो टॉर्क ज़्यादा होगा, और बाद में इसे मतलब रेजिस्टेंस कम चाहिए क्योंकि इससे एक मतलब सफिशियंट रोटेशन चाहिए। तो स्टार्टिंग में कोई भी हमारा मोटर होता है, स्टार्टिंग में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा देंगे तो टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और टॉर्क ज़्यादा मिलेगा तो आसानी से रोटेट हो सकता है। तो इसीलिए दो हम मतलब मेथड का यूज करते हैं, पहला जो होता है डबल केस, और दूसरा मेथड जो होता है हमारा डीप बार मैग्नेट, डीप बार रोटर का यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है जो डीप बार इंडक्शन मोटर होता है यूज टू ऑब्टेन हाई टॉर्क, हाई रोटर रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग एंड लो रेजिस्टेंस एट रनिंग कंडीशन। हमने इसका भी रीज़न बताया, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारा टॉर्क जो होगा ज़्यादा मिलेगा। रनिंग में हमें टॉर्क नहीं, रनिंग में हमें स्पीड चाहिए, टॉर्क कम चाहिए। और टॉर्क और स्पीड में मतलब इन्वर्सली रिलेशन कह सकते हैं, जहाँ टॉर्क ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड कम होगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ टॉर्क ज़्यादा होगा, मतलब स्पीड कम होगा। तो यही है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में हमारा देखिए, स्टार्टिंग में हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, इसके लिए हम जो हमारा देखिए तीन मतलब बार लेते हैं, पहला ये मतलब एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, तीन लेते हैं, और ये हमारा मतलब एक बार है, रोटर बार है, और ये हमारा लीकेज फ्लक्स है, तीनों के कारण हमारा फ्लक्स होगा। देखो सबसे ज़्यादा हमारा फ्लक्स जो होगा एलिमेंट सी के पास होगा, फ्लक्स देख सकते हो, उससे कम जो होगा बी के पास, और सबसे कम एलिमेंट ई के पास होगा। अब ये काम कैसे करता है, जिसके पास जितना ज़्यादा मतलब लीकेज फ्लक्स उतना ज़्यादा इस यहाँ मतलब देखो हम पढ़ के समझा देते हैं तब आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। अ बार मैग्नेट एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मतलब नैरो लेयर कनेक्टेड इन पैरेलल, देख सकते हैं 3 लेयर था ए बी सी, और जो हमारा यहाँ लिख रहा है डिनोटेड बाई ए लिंक विथ मिनिमम लीकेज फ्लक्स। आप देखो जो हमारा ए पॉइंट है वो मिनिमम लीकेज फ्लक्स, यहाँ पे सबसे कम फ्लक्स है, इससे ज़्यादा यहाँ फ्लक्स है, और सबसे ज़्यादा हमारा सी एलिमेंट है, यहाँ लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है। तो एट स्टार्टिंग कैसे काम करता है, एट स्टार्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इज इक्वल टू सप्लाई। आप जानते होंगे कि स्टार्टिंग में हमारा 50 हर्ट्ज देते हैं, 50 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जैसे ही हमारा रनिंग कंडीशन में होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है एसएफ हो जाता है। कल के लेक्चर में हमने डिराइव किया था कि रनिंग कंडीशन में हमारा स्लीप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जब स्लीप आता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी कम होने लगता है, क्योंकि स्लीप की वैल्यू रनिंग कंडीशन में कम होती है। तो हमारा पहले जो होता है लिख रहा है कि स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई द जब बॉटम ऑफ एलिमेंट ऑफर मोर इम्पिडेंस, मतलब ऑब्वियसली मोर इम्पिडेंस देन लोअर ए। देखो स्टार्टिंग में यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा इम्पिडेंस होगा, इम्पिडेंस होगा तो करंट यहाँ कम आएगा, यहाँ पे करंट हमारा आसानी से फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, राइट, और जैसे जैसे हमारा रनिंग कंडीशन आता है स्लीप इंट्रोड्यूस हो जाता है, स्लीप इंटू 50, तो ये और वैल्यू हमारा कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि हमको मालूम है कि आप रिवीजन कर रहे हैं, न कि आप लेक्चर देख रहे हैं। तो ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ समझा नहीं रहे हैं, समझाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमने 44 वीडियो अपलोड किया है लेक्चर वाइज, तो वहाँ जाओ, अगर वहाँ ना समझ में आए तो वहाँ कमेंट करना कि मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ हम ऐसे बता रहे हैं कि हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहे हैं केवल, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बॉटम जो हमारा है वहाँ सबसे ज़्यादा इंपीडेंस है, और देयर फॉर मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू टॉप लेयर, और टॉप लेयर पे अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो हमारा जो होगा आसानी से हमारा जो मतलब यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड लीकेज रिएक्शन डिक्रीज। तो हमारा अगर ऊपर आसानी से अगर हमारा करंट प्रोड्यूस होगा तो जो हमारा इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस है वो जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। हमें इंक्रीज रेजिस्टेंस ही चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे हमारा रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और हमारा लीकेज रिएक्शन डिक्रीज होगा तो हमें स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, और बाद में क्या होगा जैसे जैसे स्लीप इंट्रोड्यूस होगा हमारा फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो नीचे हमारा बॉटम में हमारा करंट फ्लो होगा, जिससे कि हमें स्पीड अच्छे से मिलेगा। तो बस यही है, सब कुछ हमने पीपीटी में लिखा है जो हमने बताया, आप पीपीटी पढ़ना, ठीक है, पीपीटी पढ़ के बहुत ही समझ जाना। ये देखो हमने इसको इंटरनेट से लिया हुआ है, कुछ जो है हमारे नोट्स है, कुछ जो है हमने क्वांटम का हेल्प लिया हुआ है, तो बिल्कुल तीनों चीज़ का यूज करके हमने वन ऑफ द आई कैन सी एट्रैक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव हमने पीपीटी तैयार किया है। क्योंकि मेन थिंग होता है समझना, समझ कहीं से है वहाँ सब समझो। अब हम बात करते हैं डबल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज मतलब यहाँ पे दो केजेस ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक अंदर केज बनाते हैं और एक बाहर का केज होता है। जो बाहर का केज होता है वो ब्रास का बना होता है, और जो अंदर का केज होता है वो हमारा कॉपर का बना होता है, ठीक है। डबल केज इंडक्शन मोटर अंदर वाला कॉपर का बना होगा, ये लिखना अपने एग्जाम में, और बाहर वाला ब्रॉस का बना होगा। अंदर वाला कॉपर का है तो ऑब्वियसली आप जानते हो इनर केज का रेजिस्टेंस कम होगा, आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है।
लेकिन स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी जो होगा दोनों के लिए सेम होगा। इसमें लीकेज रिएक्शन ज़्यादा होंगे, इसमें लीकेज रिएक्शन हमारा लीकेज रिएक्टेंस हम कह सकते हैं या इम्पीडेंस कह सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो हमारा कॉपर बार है इसके लिए ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई रेजिस्टेंस होते हुए भी ब्रास का हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज मिलेगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस ज़्यादा है, तो यहाँ हमारा करंट ना फ्लो होकर यहाँ करंट फ्लो होगा। लेकिन बाद में क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी में स्लिप आ जाएगा। ठीक है, स्लिप आने के कारण ये हमारा पहले से ही इसका रेजिस्टेंस कम है और फ्रीक्वेंसी आने के कारण और मतलब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो हमारा करंट बाद में रनिंग कंडीशन में नीचे फ्लो होने लगेगा कॉपर बार में। तो इस तरह से हमें स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। जब हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमारा टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेन कारण है। हमने बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, देखो एक बार हम पढ़ के भी समझा देते हैं। लो स्टार्टिंग करंट, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि हाई रोटर रेजिस्टेंस एज स्टार्टिंग ड्यू टू हैविंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ऑब्वियसली हमने बताया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा टॉर्क ज़्यादा होगा। लो स्टार्टिंग करंट हमें चाहिए। फिर से लो रेजिस्टेंस एज रनिंग में हमें मतलब लो चाहिए क्योंकि हमें इफिशिएंसी मतलब लो हमें रेजिस्टेंस चाहिए रनिंग में, क्योंकि रनिंग में हमें स्पीड चाहिए। अब ये मतलब यूज करने से हमारा इफिशिएंसी डिक्रीज होता है, क्योंकि हम दो बार का यूज कर रहे हैं, कॉपर बार और ये हम ब्रास यूज कर रहे हैं। और ब्रास का आप जानते होंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इफिशिएंसी कम हो जाएगी हमारा डबल केज इंडक्शन मोटर का। लेकिन हमें इफिशिएंसी कम होगी, देखो इफिशिएंसी कम होगी डबल केज का, लेकिन हमें टॉर्क जो होगा ज़्यादा मिलेगा अगर स्क्वायरल केज से बात करें तो। देखो आप अगर एक बार पढ़े होगे तभी समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल मत कहना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायरल केज क्या होता है, डबल केज क्या होता है, जब स्क्वायरल केज पढ़ोगे तभी डबल केज समझ में आएगा। आगे हम बात करते हैं वर्किंग कैसे होता है। वर्किंग के लिए वही है, स्टार्टिंग में हमारा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बराबर होता है, यही लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में हमारा मतलब ये एक्सएल बराबर 2πfl होता है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेकिन बाद में हमारा स्लीप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा होगा कि रनिंग कंडीशन में हमारा स्लीप आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा, इसलिए हमारा जेड डिक्रीज हो जाएगा। जेड डिक्रीज हो जाएगा तो कीप इन माइंड कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग करंट फ्लो थ्रू आउटर केस, मतलब स्टार्टिंग में हमारा देखिए आपने आउटर केस से हमारा एक मिनट स्टार्टिंग करंट ये कट क्यों नहीं रहा, तो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में हमारा करंट जो होगा इसका रेजिस्टेंस अधिक होते हुए भी हमारा करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर बाद में हमारा करंट यहाँ से फ्लो होगा। हमें स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो सब कुछ हमें इस पीपीटी में लिखा हुआ है, सब कुछ देखो। ड्यूरिंग मतलब कीप इन माइंड ड्यूरिंग स्टार्टिंग करंट फ्लो थ्रू आउटर केस, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन फ्लो इन इनर केस। अल्टीमेटली जो हमें काम था वो हमें मिल गया। द प्रॉब्लम एट हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज सॉल्व्ड ड्यू टू डबल केज इंडक्शन मोटर। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ स्टार्टिंग करंट का हमें नीड होता है, जैसे रोलिंग मिल्स, कंप्रेशर, क्रेन। अगर ये सब एप्लीकेशन अपने एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर थोड़ा आपसे प्रभावित होता है और अच्छा नंबर देता है। तो जो आपका सेकंड टॉपिक था डबल केज और डीप बार, वो भी हमने ख़त्म किया। थोड़ा सा आगे हम बात कर लें कि हमारा ये भी बना देना, अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो ज़रूर बनाना। तो टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक, टॉर्क यहाँ है स्लिप यहाँ है, तो इस मतलब इनर केज के लिए हमारा जो होगा ये हमारा टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि इनर केज का रेजिस्टेंस कम है और आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा पहले ही। ठीक है, तो ये हो गया। इनर केज का रेजिस्टेंस कम है तो हमारा टॉर्क कम मिलेगा, लेकिन आउटर केज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क पहले मिल जाएगा। दोनों का कंबाइन बना है तो डबल केज का हमारा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, अपने एग्जाम में ज़रूर बनाना। ठीक है, आगे हम दोनों का डिस्कस कर लेते हैं, कभी एग्जाम में शायद पूछा था दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों जो होते हैं स्टार्टिंग करंट मतलब स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो डीप बार होता है वो हाई मतलब करंट यूज होता है, यहाँ पे लो करंट यूज होता है। तो ये सूटेबल फॉर ड्यूअल स्टार्टर, लेकिन ये ड्यूअल स्टार्टर के लिए हम यूज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इज़ लो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इज ज़्यादा क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। सब कुछ लिखा हुआ है, एक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, आप देख लेना, सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब यही लिखा हुआ है कि लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पे कम होता है, लेकिन यहाँ पे लीकेज रिएक्शन ज़्यादा होता है। पावर फैक्टर इसका हाई होता है, इसका पावर फैक्टर लो होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर ऑब्वियसली लो होगा। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इसका फिक्स और कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका वेरिएबल होता है, इसका डिक्रीज इंक्रीज करता है। ये मतलब सस्ता मिलता है क्योंकि इसमें डबल केज यूज कर रहे हैं, तो सेम रेटिंग के लिए ये हमारा महंगा मिलता है डबल केज, लेकिन जो डीप बार होता है वो सस्ता मिलता है। तो यहाँ से आपका सेकेंड टॉपिक खत्म होते हुए नाउ आगे हम बात करते हैं कोगिंग एंड क्रॉलिंग। कोगिंग एंड क्रॉलिंग ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कह सकते हैं आपका टॉपिक है, कोगिंग एंड क्रॉलिंग। कोगिंग क्या होता है, अगर कोगिंग की हम बात करें तो कोगिंग कुछ नहीं है, देखो कोगिंग इज़ क्या, जब कोगिंग इज़ अ फिनोमेना
मैग्नेटिक लॉकिंग क्रिएट बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, इट्स ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉकिंग एंड टीथ लॉकिंग। इतना याद कर लो। देखो जो भी हमने हाईलाइट किया है ना वो तो आपको याद ही रहना चाहिए। जब मैं पढ़ा था, पहले किताब पढ़ा था, देखो अपना स्ट्रगल बताता हूँ पॉलिटेक्निक का। पहले मैंने किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद नोट्स बनाया, नोट्स बनाने के बाद उसको हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद अपना वीडियो देखा। तो ये हमारा 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ। फिर अब हम बीटेक में आए, बीटेक में पढ़ने से पहले एक बार हमने मशीन पढ़ा, मशीन पढ़ने के बाद जब क्लास में पढ़ाया जाता तब हम क्लास पूरा अटेंड करते थे, जो हमारे फैकल्टी पढ़ाते थे उनका भी, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, वहाँ भी हमने मशीन पढ़ा। फिर यहाँ पे भी हम पीपीटी बनाने के लिए मशीन पढ़ रहे हैं। मशीन को 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं। अगर मुझे कोई कहे कि बिना देखे मशीन पढ़ाओ, अगर मतलब क्लास में हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लिया है। ठीक है, अब आप न्यूमेरिकल मत कहना कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरा थोड़ा वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मुझे थ्योरी में इंटरेस्ट आता है। और देखो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, अगर आपको बता दें कि न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो। तो कमेंट भी आया था कि न्यूमेरिकल आप नहीं बताते हैं, तो कैसे हम न्यूमेरिकल बताएं? न्यूमेरिकल बताने वाली चीज़ है न्यूमेरिकल यार। बस आपको फार्मूला मालूम चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है, बस वैल्यू रखना होता है। कोई मान के चलो अगर ईएमएफ इक्वेशन नहीं आ गया, आप ईएमएफ इक्वेशन जाते हैं, अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें 4.45 FN जो भी होता है, अरे आपका फ्लक्स दिया ही होगा, आपका ये नंबर ऑफ पोल दिया ही होगा, अगर इफिशिएंट मतलब ये ईएमएफ दिया हुआ है, अगर कुछ भी पूछ रहा है बस वैल्यू रखो और निकाल दो। तो इसमें क्या ही हम समझा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल समझाने वाला चीज़ होता है। समझाना तो मेन चीज़ कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो कैलकुलेटर का बस यूज है, कैलकुलेटर का यूज करो, न्यूमेरिकल आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कोगिंग एंड क्रॉलिंग। कोगिंग क्या होता है? कोगिंग इज नथिंग, कोगिंग इज जस्ट अबाउट टीथ लॉकिंग एंड मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। और ये क्यों होता है? देखो ये हमारा स्टेटर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टेटर हो गया, ठीक है, ये हमारा रोटर हो गया। तो इस पे भी वाइंडिंग होता है, इसमें भी वाइंडिंग होता है। जब दोनों का नंबर ऑफ स्लॉटेड सेम होगा, नंबर ऑफ स्लॉट सेम होगा, तो इनमें जब मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्रिएट होगा और इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक कारण इसमें भी इंड्यूस होगा। जब इंड्यूस होगा तो अगर स्लॉट सेम होगा, नंबर ऑफ स्लॉट देखो यहाँ पे लिखा है हमने द नंबर ऑफ स्लॉट अगर सेम होगा तो हमारा जो होगा दोनों लॉक हो जाएंगे, रोटेट ही नहीं करेगा। तो कोगिंग वही कहते हैं जब हमारा रोटर रोटेट ना हो, वो रुक जाए, तो उसी को टीथ लॉकिंग, इसी को हम कहते हैं कोगिंग, कोगिंग कहते हैं। और कोगिंग क्यों होता है? द स्टेटर स्लॉट इज इक्वल टू, मतलब रहे तभी होता है। इसको मतलब इम्प्रूव करने का मेथड है कि जो हमारी स्लॉटिंग होती है रोटर में और मोटर मतलब स्टेटर में, वो जो होता है सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है नॉट बी इक्वल। और जो रोटर का हमारा, जैसे बता दूँ, देखो यहाँ पर बनाया हुआ फिगर, जो हमारा स्क्वायरल केज होता है, स्क्वायरल केज में जो डीप बार मतलब जो हम कॉपर बार लगाते हैं वो थोड़ा स्क्यूड होना चाहिए। स्क्यूड नहीं होगा तो क्या होगा? स्क्यूड नहीं होगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा कोगिंग होने लगेगा। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी ज़्यादा मिलेगा और इसमें हार्मोनिक्स भी कम होंगे। आगे हम हार्मोनिक्स पढ़ने वाले हैं, हार्मोनिक्स क्या होता है। तो हमने कोगिंग आपको समझाया, बताओ कोगिंग में क्या नहीं समझ में आया? ऑब्वियसली समझ में आ गया यार, कुछ नहीं है, मैग्नेटिक लॉकिंग टीथ लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। कहीं भी कोई भी पूछे बस इतना, काम खत्म। इसको इम्प्रूव करने का 2 सोल्यूशन। पहला, जो स्टेटर में जितना स्लॉट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होगा तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगा। जो स्लॉट हो इसको स्क्यूड रखना है, क्योंकि स्क्यूड नहीं रखेंगे तो फिर लॉकिंग होगा। तो ये हमारा कोगिंग हो गया। आगे क्रॉलिंग की बात करें, क्रॉलिंग इज नथिंग, क्रॉलिंग इज जस्ट अबाउट व्हेन मोटर एक्सेलरेट अप टू 1/7 एंड 1/13 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। मतलब अगर इतना स्पीड से अगर चलने लगे धीरे धीरे मतलब स्लो स्पीड से, तो उसको क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग मीन्स रेंगना। हमारा मोटर अगर मतलब फुल इफिशिएंट, हमें आरपीएम चाहिए 15 आरपीएम मान के चलो, लेकिन वो 1/7 1/13 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है, तो उससे कम चल रहा है, मतलब 15 का 1/7 1/13 स्पीड चल रहा है, तो उससे धीरे धीरे चलेगा। तो धीरे धीरे चलेगा तो उसी को हम क्रॉलिंग कहते हैं। और क्रॉलिंग को रिड्यूस कैसे हम कर सकते हैं कि मतलब क्रॉलिंग रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं मोटर का, उसको अच्छे से डिज़ाइन करें और मतलब शॉर्ट पिच का भी यूज करके और या सेमी क्लोज स्लॉट का भी यूज करके हम क्रॉलिंग को हटा सकते हैं। अभी शॉर्ट पिच क्या होता है आगे आने वाले फर्स्ट चैप्टर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो अभी तक कितना टाइम हो गया? 38 मिनट। ठीक है, 38 मिनट में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया जो भी था। क्रॉलिंग डज नॉट अकर इन स्लीप रिंग। स्लीप रिंग में क्रॉलिंग नहीं होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, आप जानते होंगे, उसमें जो हमारा स्लीप रिंग होता है, स्लीप रिंग में हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के कारण स्लीप रिंग में हमारा क्रॉलिंग नहीं होता है। क्रॉलिंग केवल और केवल किस में होता है? हमारा स्क्वायरल केस में। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए हमने नोट लिखा है। देखो जो भी चीज़ हम पढ़ते थे ना डिप्लोमा में,
बहुत ही डेडिकेटली पढ़ते थे, क्योंकि हम डिप्लोमा में हमारा मेन मोटिव था नंबर गेन करना, नंबर अधिक से अधिक लाना, केवल हम नंबर के लिए पढ़ते थे। लेकिन आपको बता दें, ऑब्वियसली थोड़ा भी बहुत आप देखे होंगे हमारा चैनल पे रिव्यू किए होंगे, तो बीटेक में हम अपने आप को बहुत ही चेंज कर लिए हैं। नंबर के पीछे तो हम भागते ही नहीं, सबसे पहले हम स्किल के पीछे यहाँ पर भागते हैं। आप देखो, हमने चैलेंज भी लिया, हैशटैग फर्स्ट चैलेंज कंपनी फॉर्मेशन, हैशटैग सेकंड चैलेंज जो हमने लिया है कि अपना यूट्यूब का सबसे पहले अर्निंग करना है। तो ऐसा हमने चैलेंज लिया है और हम स्किल के पीछे भाग रहे हैं, जितना हम स्किल सीख लें। तो अगर हमारा वीडियो, आप कितना मिनट हो गया, अगर ऑब्वियसली आप 39 मिनट तक रुके हुए हैं मेरे वीडियो पे, तो आपको ज़रूर कुछ अच्छा चीज़ बताना हमको ये बनता है, क्योंकि अगर 39 मिनट तक रुके होंगे तो ऑब्वियसली आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे और मेरे वीडियो को लाइक करते होंगे, तो आपको कुछ टिप्स देना ही चाहिए जो भी हमारे पास डिप्लोमा से एक्सपीरियंस है। मैं आपको यही कहूँगा, फिर से कहूँगा कि नंबर के पीछे आप मत भागो, नंबर से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमने डिप्लोमा में डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में हम कॉलेज टॉपर हैं, 8.8 CGPA, लेकिन वो CGPA कोई काम का नहीं। कौन पूछेगा तुम्हारा नंबर? बस एक 7.5 का क्राइटेरिया होता है कंपनी बैठने का, उतना लाओ, लेकिन जितना हो सके अपने स्किल के पीछे भागो। क्योंकि आज कंपनी में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो प्राइवेट सेक्टर नीड योर स्किल्स, दे आर नॉट मच मोर गोइंग टू सी योर CGPA। मान के चलो, एक एग्जांपल देता है, अगर CGPA आपका कम है, ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली कंपनी के HR से कहो कि मेरे पास ये स्किल आता है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपको हायर कर ले। तो ऐसा भी नहीं कि आप CGPA के पीछे मत पढ़ो, CGPA के पीछे पढ़ो, लेकिन हाँ 8 के पास आ जाए, 8 के आसपास आ जाए या 7.5 के आसपास है, डिसेंट है। उससे ज़्यादा CGPA के पीछे मत भागो, ठीक है, स्किल के पीछे भागो। तो नाउ मैं यही कहूँगा, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तब तो आपको डीप नॉलेज लेना ही पड़ेगा। मुझे गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन करता हूँ, इसलिए थोड़ा डीप नॉलेज भी चाहता हूँ। नहीं तो अभी यूट्यूब पे मैं चाहूँ तो अगर काम करूँ तो अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, मनी भी कमा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो लेट्स सी, आगे हम बात करते हैं क्रॉलिंग। वही हमने बताया, क्रॉलिंग हमारा इंडक्शन मोटर में केवल और केवल स्क्वायरल केज में होता है, स्लिप रिंग में नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ 4th यूनिट। सोचो यार, एक यूनिट को हम 1 घंटे में आजकल कवर कर ले रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि एक चैप्टर में 1 घंटे में पढ़ ले रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे मैं एक ऐसा स्किल डेवलप कर रहा हूँ, आने वाले दिन में मैं 5 घंटे में पूरा किताब ही ख़त्म कर दूँगा। 5 से 6 घंटे में पूरा किसी भी किताब को हम रिवाइज कर लेंगे। बहुत अच्छा स्किल है, आप ही डेवलप करो। मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास जितना भी नॉलेज है, किसी फील्ड में नॉलेज है, प्लीज़ शेयर करेंगे, नॉलेज गेन होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा ही बोल रहे हैं आज इस वीडियो में। हार्मोनिक्स एंड इफेक्ट्स। हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स, एच मीन्स हाई, मोनिक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी टर्म इज नोन एज हार्मोनिक्स। अब ये हार्मोनिक्स आने से क्या होगा? देखो, ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर का स्लॉट है। स्टेटर के स्लॉट में ईयर गैप है, ईयर गैप के कारण हाई रिलेक्टेंस हो जाएगा। रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा जो ये साइनोसुडल, देखो ये साइनोसुडल हम देते हैं सप्लाई अपने मोटर को, लेकिन हाई रिलेक्टेंस होने के कारण ये जो होता है सेचुरेट होने लगता है। सेचुरेट होने के कारण ये जो हम साइनोसोडल देते हैं वेव, ये साइनोसोडल ना हो के साथ टूथ या इसका जो मतलब वेव शेप है वो चेंज होने लगता है। जब वेव शेप चेंज होगा तो हमने अपने मोटर को डिज़ाइन किया था साइनोसोडल के लिए, लेकिन इसको मिलने लगा मान चलो ऐसे ट्रेंगुलर, तो इसमें हार्मोनिक्स मतलब आवाज़ आने लगेंगी। आप सुने होंगे कि मोटर जो होता है आपका, जो सीलिंग फैन होता है, वो इन्वर्टर जब आता है, इन्वर्टर पे काम करता है तो उसमें आवाज़ आने लगता है। क्यों आवाज़ आता है? क्योंकि आपकी बैटरी जो है, इन्वर्टर, वो पूरा आपका मतलब साइनोसोडल नहीं वेव देता है। साइनोसोडल नहीं देगा तो इफिशिएंसी कम होगी, इफिशिएंसी कम होगी तो उसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो यही कारण है कि हार्मोनिक्स आने के कारण सेचुरेट होता है हमारा। हम जो चाहते हैं वेव, वो वेव नहीं मिलता है, वो वेव थोड़ा मतलब डिटोरेट होने लगता है। तो इसी कारण हमारा जो इफिशिएंसी जितना चाहिए उतना इफिशिएंसी नहीं मिल पाती है। तो मेन रीज़न इज हार्मोनिक्स इज दिस। अब आगे हम पढ़ते हैं जो 3 फेज हमारा सप्लाई होता है, साइनोसोडल इन नेचर, ड्यू टू हाई रिलक्टेंस ईयर गैप इज डिस्टोरेड। जो हमने बताया कि रिलक्टेंस ज़्यादा होने के कारण ईयर गैप है, आप देख सकते हैं स्लॉटिंग में, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी होने के कारण हमारा सेचुरेट होने लगता है। सेचुरेट होगा तो वेव से खराब होगा, वेव से वही हमने सब बताया, वेव से खराब होगा तो हमारा एफिशिएंसी हमारी मशीन की खराब होगी। हमारा मशीन ख़राब होने का जो फ़ैन है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यही हार्मोनिक्स का मेन इफेक्ट है। अब हार्मोनिक्स कितने टाइप के होते हैं? हार्मोनिक्स जो होता है सबसे पहला, मतलब ये अगर ये पहला देखा जाए तो ये फंडामेंटल कहते हैं। सेकंड हार्मोनिक्स मतलब एक ही साइकिल में अगर 2 बार हो जाए, जैसे ये 2 बार हो गया तो ये सेकंड हार्मोनिक्स बोलेंगे। थर्ड हार्मोनिक्स मीन्स हमारे सबसे पहले एक फंडामेंटल हार्मोनिक्स होता है। देखो कैसे हम समझाएं आपको। देखो सबसे पहले
एक हम लिए ये फंडामेंटल हार्मोनिक्स हो गया, फर्स्ट साइकिल इज फंडामेंटल। अगर इसी में 2 साइकिल बन गया तो ये सेकंड हार्मोनिक्स, इसी में 3 साइकिल बन गया एक ही फंडामेंटल में, थर्ड हार्मोनिक, इसी में फिफ्थ साइकिल हो गया तो ये फिफ्थ हार्मोनिक, इसमें 13 हो गया 13th हार्मोनिक। तो ये सभी हार्मोनिक्स होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि जो फंडामेंटल हार्मोनिक्स होता है उसको तो हम लेते हैं, लेकिन जो सेकंड हार्मोनिक्स होता है, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके आगे जो भी हार्मोनिक्स आते हैं वो हमारे वेव शेप को ख़राब करते हैं। वेव शेप को ख़राब करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होंगे। तो जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं, जो हमारे इवन 2, 4, 6, 7, ये एब्सेंट होते हैं ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री। जो हाफ वेव आप सिमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। जो फोरियर सीरीज़ होता है उसके कारण जो हमारा इवन जो हार्मोनिक्स होता है उसे हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना इधर हार्मोनिक्स होगा उतना इधर ही होगा। ये दोनों को रिड्यूस कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसके लिए मैं कहूँगा फिर से वीडियो लेक्चर आई विल प्रिस्क्राइब यू। ठीक है, तो इवन हार्मोनिक्स हम नेगलेक्ट करते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक्स को हम लेते ही हैं। अब आता है थर्ड हार्मोनिक्स। जो थर्ड और सिक्स हार्मोनिक्स होता है, जो ट्रिपलर हार्मोनिक्स नाम जानते हैं, वो न्यूट्रलाइज होता है। देखो, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसकी भी कोई रोल नहीं होती है, क्योंकि जो हम अब फेज करते हैं, जो हमारा वाइंडिंग होता है वो 3 फेज होता है, 120 डिग्री। तो 3 फेज जो हम करते हैं उसके कारण वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो थर्ड हार्मोनिक्स ट्रिपलर हार्मोनिक्स होता है, 3, 9, 6, 12, इसकी भी कोई रोल नहीं होती। अब केवल और केवल हमारे पास बच जाता है, थर्ड हार्मोनिक्स भी खत्म हो गया, फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक्स खत्म हो गया, अब फोर्थ हार्मोनिक्स में नहीं है, फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक्स केवल रिमेन्स। कौन से बचे? फिफ्थ और सेवन्थ, 11th और 13। सबसे खतरनाक हार्मोनिक्स होता है फिफ्थ और सेवन्थ होता है। 11th और 13 जो होता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल हो जाता है और इनकी मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। सबसे खतरनाक हमारा हुआ फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक्स। ठीक है, कोई भी मशीन में सबसे खतरनाक कौन सा हार्मोनिक्स होता है? फिफ्थ और सेवन। अब आगे हम बात करते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक हमारा हार्मोनिक्स फिफ्थ एंड सेवन्थ होता है। फंडामेंटल वेव जो होता है जानते होंगे 1। अब हम निकालने के लिए हार्मोनिक्स का फॉर्मूला होता है 6k+1, 6k-1। अब इसमें 1 रखेंगे तो एक जो आएगा सेवन्थ आएगा, एक जो आएगा फिफ्थ हार्मोनिक्स। एक का डायरेक्शन जो होता है क्लॉक, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, एक का रिवर्स डायरेक्शन होता है। अब हार्मोनिक्स आर्डर के लिए क्या करते हैं? हार्मोनिक्स आर्डर, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, ये फोर्थ हो गया। पहले प्लस प्लस स्टार्ट होगा, फिर माइनस, और ये ट्रिपलर, जो भी ट्रिपलर होता है वो अपने हमने बताया कि 0 होता है। तो ये हमारा हार्मोनिक्स हो गया। ठीक है, ये हार्मोनिक्स आप आर्डर बना सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। यहाँ पे उतना हम डिस्कस नहीं करने वाला, हमने डिस्कस किया, वीडियो देख सकते हैं। आगे हम बात करें, ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आता है हार्मोनिक्स में। सबसे पहले ये टॉर्क हो गया, स्लिप हो गया। आप जानते होंगे कि हम यहाँ से बनाते थे ऐसे, ठीक है, ऐसे हम बनाते थे टॉर्क और स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, ये पहले हमारा टॉर्क मिल गया, ऐसे गया, ऐसे गया। लेकिन कॉगिंग और क्रोलिंग आने के कारण देखिए, ये हमारा फिफ्थ हार्मोनिक्स, ये हमारा सेवन्थ हार्मोनिक्स, इनके कारण जो होता है, ये वेव शेप जो देख रहे हैं ना, डिटोरेट, ये चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे क्रॉलिंग कोगिंग आने के कारण, और यहाँ पे मतलब कोगिंग क्रॉलिंग के आने के कारण हमारा वेव शेप चेंज हो जाता है। और उस दिन हमने बताया था कि लो स्लीप, पिछले वीडियो में लो स्लीप रीजन क्या होता है, हाई स्लीप रीजन क्या होता है। तो ये मतलब स्लीप जो होता है 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो उसको हम मोटरिंग जोन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट टॉर्क के कारण ये मोटरिंग जोन है। जब हमारा स्लीप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, कल की वीडियो में बहुत अच्छे से हमने स्लीप के सिग्निफिकेंट बताया है। एक बार मैं कहूँगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वन शॉट जो थर्ड यूनिट का देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जब हमारा स्लीप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ब्रेकिंग जोन, जब हमारा मतलब स्लीप की वैल्यू लेस देन मतलब निगेटिव होगा, स्लीप अगर निगेटिव होगा तो हमारा जनरेटिंग जोन होता है। तो जब भी आपके एग्जाम में आए हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स बताने के बाद जो हमने समझाया ये हार्मोनिक्स क्या होता है, इतने अच्छे से बुक में देखो बहुत ही डिटेल्ड दिया होता है। उतना पढ़ोगे, उतना पढ़ के मैं इसको बिल्कुल निचोड़ के उसको हमने जो भी ये लिखा है, तो ये आप देख सकते हो, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीपीटी लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेंबरशिप ज्वाइन करो, पीपीटी दूंगा, अदरवाइज़ मैं पीपीटी देने वाला नहीं हूँ। आगे हम बात करते हैं, ये हमने बताया हार्मोनिक्स खत्म हो गया। मुझे लगा कि लास्ट टॉपिक है, चलो एक और टॉपिक बचा है, डिफरेंट मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोलिंग। स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं? जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, 2 टाइप का इंडक्शन मोटर होता है। पहला जो होता है स्क्वायरल केज, दूसरा होता है स्लिप रिंग। सबसे पहले हम स्लिप रिंग स्क्वायरल केज की बात करते हैं। स्क्वायरल केज में 2 मेथड होता है, पोल चेंजिंग मेथड और स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हम जानते होंगे कि जो हमारा स्क्वायरल केज होता है उसमें इंड बार से शॉर्ट सर्किट होता है हमारा कंडक्टर बार। तो इसमें 2 मेथड होता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो नो दैट 3 फेज इंडक्शन मोटर मतलब स्लीप इक्वल टू इतना होता है। तो ये किस पे हमारा स्पीड, जो सिंक्रोनस स्पीड है, फ्रीक्वेंसी और पोल पे मतलब वैरी करेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हमारा स्पीड जो होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। कंट्रोल करने के लिए हमें स्लीप
कंट्रोल करने के लिए एनएस को कंट्रोल करने के लिए पोल और फ्रीक्वेंसी दो ही मेथड है जिसका हम मतलब या तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ घटाओ या पोल को घटाओ बढ़ाओ, तभी हमारा स्पीड घटेगा बढ़ेगा। और हमारा टॉपिक ये है स्पीड कंट्रोल मेथड। तो स्पीड कंट्रोल हम केवल पोल को या वोल्टेज को चेंज करके इंडक्शन मोटर का जो स्क्वायरल केज है उसका स्पीड हम रेगुलेट कर सकते हैं। एम आई राइट? आगे हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। देखो एनएस स्पीड को चेंज करके हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, स्लीप को कंट्रोल करने के मतलब मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेजिस्टेंस मेथड, ईएमएफ इंजेक्टेड मेथड। इतना हम नहीं बताने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है केवल दो दिया है, दो हम बता रहे हैं। पहला फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वीएफडी का यूज करते हैं जिसका नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, यहाँ पे अच्छे से देखो जो हमारा कहाँ गया यार फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो होगा स्पीड कंट्रोल होगा। यही लिखा हुआ है वीएफटी का यूज करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब पोल चेंजिंग मेथड कैसे होता है देखो, फिर से बता रहे हैं एक बार समझा रहे हैं। एन एस इक्वल टू 120 पी बाई 120 ए बाई पी होता है, ठीक है, ए बाई पी। जब नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, जब नंबर ऑफ पोल कम होगा तो हमारा स्पीड ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारा स्क्वायरल के रोटर होता है उसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा नहीं सकते, लेकिन नंबर ऑफ पोल ऐसा डिज़ाइन करते हैं नंबर ऑफ पोल हम मतलब चेंजेस कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, जो हमारा मान चलो ये हमारा 4 स्लॉट है 1 2 3 4, इसका ऐसा हम वाइंडिंग करते हैं कि ये हमारा पहला यहाँ से जा रहा है, यहाँ से, फिर हमारा ये मतलब करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर ये बाहर निकल गया। एक मिनट देखो, ऐसे गया, नहीं ये कहाँ से अंदर आ रहा है, सॉरी, यहाँ से ऐसे हम कनेक्शन करते हैं कि ये ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद ऐसे 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 जा रहा है, फिर ऐसे गया ऐसे ऐसे। तो जब क्लॉकवाइज होता है ना तो साउथ बनता है। जब हमारा आप जानते होंगे जब भी, अब अरे कैसे हम बताएं, जब भी मतलब फिंगर का यूज करके जो कर्ल फिंगर है उसका यूज करके आप करेंगे तो साउथ यहाँ बनेगा, लेकिन ऐसा इसका हम मतलब डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ से इसमें बाहर निकलेगा तो इसका डायरेक्शन नॉ मतलब देखो ऐसे हम कनेक्शन करते हैं कि इसका जो करंट का फ्लो है वो है क्लॉकवाइज, इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग करते हैं केवल और केवल 4 पुल बन रहे हैं। जब 4 पुल बनेंगे एज ए कंपेयर, देखो एज कंपेयर कैसे कंपेयर करेंगे, दो मेथड है इसमें। ऐसे वाइंडिंग करेंगे कि एक जो होगा देखो, एक में यहाँ पे एंटी क्लॉक बना, यहाँ पे भी एंटी क्लॉक बना, यहाँ पे भी एंटी क्लॉक बना, यहाँ पे भी एंटी क्लॉक बना, तो अंदर नॉर्थ बन गया। ऑब्वियसली अंदर नॉर्थ बन रहा है तो बाहर साउथ बनेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल 8 हो गए, ठीक है। देखो पोल चेंजिंग मेथड मतलब ये जो हम डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन चेंज करके नंबर ऑफ पोल चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ साउथ यहाँ पे केवल 4 ही पोल है, लेकिन जहाँ यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किए यहाँ नंबर ऑफ पोल जो हो गए वो 8 पोल हो गए। तो कहाँ 4 पोल कहाँ 8 पोल। जब 4 पोल होगा मतलब एन एस इक्वल टू 120/P होगा। तो जब नंबर ऑफ पोल कम होगा तो हमारा स्पीड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। तो यही हम समझा रहे थे कि मतलब ये डायग्राम जब आएगा आपके एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब नंबर ऑफ पोल को इंक्रीज डिक्रीज करके भी हम स्पीड कंट्रोल करते हैं हम स्क्वायरल केज का। उसके बाद स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल, तो वही है स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल का थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा कि मतलब जो इंडक्शन मोटर होता है उसके जो स्पीड का मतलब सप्लाई वोल्टेज होता है उसको हम बढ़ा घटा के हम मतलब क्या करते हैं स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अरे यहाँ से भैया देखो ना, एक बार और समझा देता हूँ। देखो यहाँ से ये टॉर्क है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर होता है। तो वोल्टेज को भी बढ़ा घटा के हम टॉर्क बढ़ाएंगे घटाएंगे। जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, जब टॉर्क डिक्रीज होगा तो हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क को बढ़ाओ या घटाओ या स्पीड को बढ़ाओ घटाओ, हमें कैसे भी स्पीड को ही हमें मतलब रेगुलेट करना है। तो स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, इसका आप कंटेंट पूरा दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। आगे जो होता है हमने बताया था कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा के एनएस स्पीड जो होता है हम बढ़ाते हैं। तो ये हमारा VFD बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें सब कुछ हमने लिखा है, इसमें डिटेल्ड दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 53 मिनट हो गया तो अब वीडियो को ख़त्म करना है। और आगे हम बात करें कि मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करेंट सोर्स इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर शायद आप नहीं पढ़ोगे, हमने पढ़ा है डिप्लोमा। तो मतलब इनका यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं बढ़ाते हैं। साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं, 50 हर्ट्ज से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी को घटाते या बढ़ाते हैं। हमने 3 मेथड पढ़ा फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है सबसे पहले उसकी स्पीड कंट्रोल, पहला पोल चेंजिंग मेथड, दूसरा स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड और तीसरा हमने पढ़ा VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव।
तो तीनों मेथड को हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। वन शॉट में इतना अच्छे से बताना ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं छोटी बात है तो आप भी थोड़ा किसी को समझा के देखिए, ठीक है। एक बार में समझ में आ जाएगा कितना आसान लगता है समझाना। आगे हम बात करते हैं। अब हमने स्क्वायरल केज का बात किया, अब हम बात करेंगे स्लीप रिंग। स्लीप रिंग को वाइंड केज मोटर के भी नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले रोटर रेजिस्टेंस मेथड होता है। एक ही मेथड होता है रोटर रेजिस्टेंस मेथड, कुछ नहीं होता है। देखो रोटर रेजिस्टेंस मेथड, हाँ 2 मेथड होता है। रोटर रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखो 1 मिनट। रोटर रेजिस्टेंस मेथड सबसे पहले आप देखो, आपका मान के चलो ऐसे ये स्लीप रिंग हो गया तीनों, मतलब 1 मिनट थोड़ा अच्छे से फिगर बना दें। यहाँ पे ये हमारा स्लीप रिंग हो गया इंडक्शन मोटर। तीनों में हम रेजिस्टेंस को, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। रेजिस्टेंस ऐड करेंगे स्टार्टिंग में, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी तो टॉर्क हमारा ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क कम होगा। अगर टॉर्क ज़्यादा है तो स्पीड हमारा कम होगा। अगर टॉर्क कम है तो स्पीड हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा बढ़ा के हम स्क्वायरल केज नहीं, सॉरी, जो स्लीप रिंग मोटर होता है, जो स्लीप रिंग मोटर होता है उसका स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा सेकंड में, मतलब फर्स्ट मेथड होगा वाउंड या स्लीप रिंग। यहाँ पर स्लीप रिंग लिखो तब समझ में आएगा। स्लीप रिंग मोटर, स्लीप रिंग मोटर का रोटर रेजिस्टेंस का यूज करके हम स्पीड को बढ़ाते घटाते हैं। दूसरा मेथड होता है स्लीप रिकवरी, जो हमारा स्लीप इनर्जी रिकवरी मेथड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ स्लीप रिकवरी पावर इज टू कनेक्ट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ स्लीप फ्रीक्वेंसी टू रोटर सर्किट। मतलब रोटर में फ्रीक्वेंसी, स्लीप की फ्रीक्वेंसी को वैरी करके या स्लीप को वैरी करके हम इसका यूज करते हैं। मतलब ये मेथड जो होता है यहाँ पर लिखा है, दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल यूज्ड इन लार्ज एप्लीकेशन वेयर वेरिएशन ऑफ स्पीड इज वाइड इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ स्लीप पावर। जहाँ हमें बड़ी अमाउंट ऑफ स्लीप, जो हमारा स्लीप रिंग मोटर होता है उसको आप देखे थे, स्लीप रिंग मोटर, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर, उसका यूज हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। और जब ज़्यादा वेरिएशन होता है हमारे स्पीड में, घटाना या बढ़ाना होता है, वहाँ पे हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड का हमारा नाम है वोल्टेज, सॉरी, इसका नाम है स्लीप इनर्जी रिकवरी मेथड फॉर स्पीड कंट्रोलिंग। इसका आप डायग्राम आप देख लीजिएगा। स्लीप रिंग हो गया, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, स्मूथिंग रिएक्टर लगा हुआ है, एसी सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर ब्रिज लगा हुआ है। आप देख लेना, बना लेना, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं अब जाके कि आपका जो 4th यूनिट है उसको भी हमने बहुत अच्छे से पूरा प्रिस्क्राइब किया वन शॉट। तो फाइनली मैं यही कहूँगा एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।